Hey everyone, this is Sakshi. Welcome back to my YouTube channel. आज हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट नंबर 14। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द एवर चेंजिंग फोकस ऑफ एआई रिसर्च, मतलब किस तरह से एआई रिसर्च का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च का फोकस चेंज होता गया हमेशा से। फर्स्ट फेज The first phase of AI research started with the Dartmouth Conference and involved techniques related to general problem solving, that is GPS. During this phase, researchers assumed that any problem could be solved by using a program code and mathematical models. To solve these problems, the researchers used computer data that was searched until a solution emerged. मतलब जो सबसे पहला फेज़ था यही रिसर्च का, वो डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में स्टार्ट हुआ। तब से अलग अलग टेक्निक्स इन्वॉल्व हुई गई जीपीएस से रिलेटेड, मतलब जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड अलग अलग टेक्निक्स इन्वॉल्व की गई ड्यूरिंग दिस फेज़। इस फेज़ के दौरान रिसर्चर्स ने सोचा, अज्यूम किया कि कोई सी भी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है किसी भी प्रोग्राम कोड और मैथमेटिकल मॉडल से। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। तो ये जो प्रॉब्लम्स थी इन्हें सॉल्व करने के लिए रिसर्चर्स ने कंप्यूटर डेटा जो सर्च किया जाता था उसको मैथमेटिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया जब तक सॉल्यूशन इमर्ज नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल, टू सॉल्व चेस द होल प्रोग्राम वाज converted into a mathematical problem in which the board, the pieces, moves, etc. were all converted into symbols. Searching through moves based on heuristics of previous game and would allow the computer to find the best result. This approach showed substantial initial benefits, but the approach did not continue for a long time. अब इसका एग्जाम्पल है सॉल्व चेस करने के। अब चेस को सॉल्व करने के लिए पूरा प्रोग्राम को मैथमेटिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया गया जिसमें बोर्ड्स, पीसेस, मूव्स, इन सबको सिंबल्स दे दिए गए। अब ये जो मूव्स थे इन्हें सर्च किया गया प्रीवियस गेम्स के बेसिस पे, जिससे कंप्यूटर बेस्ट रिजल्ट्स पा पाए। ये जो अप्रोच थे इन्होंने इनिशियल बेनिफिट्स दिखाए, और लेकिन ये अप्रोच जो था कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करके पूरा करना, ये ज़्यादा टाइम तक चला नहीं। फिर आया सेकेंड फेज़। द जीपीएस अप्रोच वाज नॉट फिट फॉर सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स बिकॉज द नंबर ऑफ सर्च कॉम्बिनेशन इंक्रीज exponentially with an increase in the problem complexity. The second phase of AI research focused on reducing search space so that the searching can become better. During this period, attempts were made to find better ways of representing data. The research of AI initially slowed down due to negative publicity regarding them. Japan announced fifth generation of computer system project FGCS in 1982, which once again increased the interest in the development of AI systems. अब जो ये जीपीएस वाला अप्रोच था ये फिट नहीं हो रहा था क्योंकि ये जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स थी इन्हें सॉल्व नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ सर्च कॉम्बिनेशंस थे ये इतने ज़्यादा इंक्रीज़ होकर, जितने ज़्यादा इंक्रीज़ हुए उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ हुई। सो सेकेंड फेज़ जो था वो सर्च स्पेस को रिड्यूस करने पे फोकस करता था, जिससे जो सर्चिंग थी वो बेटर होती थी। और इस टाइम के दौरान अटैम्प्ट्स वो मेड टू फाइंड बेटर वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेटा, मतलब डेटा को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग वेज दिए गए। जैसे पहले अपन मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट किए जाते थे, अब ग्राफिकल मेथड्स, चार्ट मेथड्स, ये सब चीज़ें और न्यू चीज़ें ढूंढी गई। द रिसर्च ऑफ AI इनिशियली स्लो डाउन ड्यू टू नेगेटिव पब्लिसिटी रिगार्डिंग देम। अब जो ये रिसर्च थी AI ये एकदम से कम हो गई क्योंकि इसके बारे में रूमर्स, नेगेटिविटी फैला दी गई थी। फिर नेक्स्ट था जापान ने
फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम प्रोजेक्ट FGCS को इंट्रोड्यूस कर दिया था, अनाउंस कर दिया था। कब? 1982, जिससे फिर से एक बार एक लंबी छलांग मांगी और ये AI सिस्टम्स के लिए एक बड़ा इंक्रीमेंट था। ओके, so third phase, third phase of AI systems focused on developing intelligent knowledge based systems or IKBS. Such systems were also known as expert systems. These systems relied on specific domain based data for solving AI problems. The main highlights of these phases were: IKBS worked on data in the form of rules. IKBS was restricted in the sense that it was capable of learning and its focus was extremely narrow. IKBS needed to be regularly updated. This was time consuming and resource intensive work. IKBS lacked the common sense that made humans more suited for specific tasks and work. अब जो ये थर्ड फेज़ था ये मेजरली नॉलेज बेस्ड सिस्टम्स या फिर IKBS पे फोकस करता था। ओके, और इन सिस्टम्स को एक्सपर्ट सिस्टम्स भी बोलते थे। अब ये जो सिस्टम्स थे ये एक स्पेसिफिक डोमेन बेस्ड डेटा पे रिलाई करते थे ताकि AI प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए। अब इसकी मेन हाइलाइट्स क्या थी? IKBS जो थे वो डेटा पे रूल्स के फॉर्म में वर्क करते थे। ओके, IKBS वॉज रिस्ट्रिक्टेड इन द सेंस दैट ये सिर्फ लर्निंग पे इनकेपेबल था, मतलब ये सीखता नहीं था, एक्सपीरियंसेस से सीखता नहीं था और इसका जो फोकस था वो बहुत ज़्यादा नैरो था। IKBS जो था उसे रेगुलरली अपडेट किया जाता था और ये जो था ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग था और इसका जो रिसोर्स इंटेंसिव वर्क था ये बहुत ज़्यादा लंबा था। IKBS लैक्ड, अब इसमें कॉमन सेंस का लैक होता था और जिससे ह्यूमन बीइंग्स ज़्यादा सूट होते थे ताकि स्पेसिफ़िक काम और स्पेसिफ़िक टास्क आराम से किए जा सके। ओके, अब आगे के फेजेस मतलब फर्दर फेजेस। द प्रॉब्लम ऑफ AIs इज़ दैट all research in the AI field is leading to the development of weak AIs. We have not made many breakthroughs in the development of the strong AIs. The further phase of AI research involved developing systems that can learn as such would not need to be regularly updated. अब इन AI की प्रॉब्लम क्या थी? हम जो भी AI सिस्टम बना रहे थे वो सब वीक AI बन रहे थे। ओके, हमें ज़्यादा कुछ ब्रेक थ्रू नहीं मिला था ताकि हम स्ट्रॉन्ग AI को डेवलप कर पाए। तो जो आगे के फर्दर फेजेस थे ये ऐसे स्ट्रॉन्ग AI को डेवलप करने पे लीन थे। अब ये जो ऑनगोइंग डेवलपमेंट्स है वो है CYC प्रोजेक्ट ऑफ CYC Corp Inc. was the project towards developing AI systems capable of common sense reasonings. The challenges of ambiguities of human language and high ambition caused the project to slow down. अब ये वाला जो प्रोजेक्ट था ये पहला प्रोजेक्ट था जो कि AI सिस्टम्स के कॉमन सेंस पे फोकस करता था। ओके, और जो भी चैलेंजेस थे ह्यूमन लैंग्वेज सीखने में और हमारे बिहेवियर को कॉपी करने में, तो उन सब को ओवरकम करने की कोशिश करता था। ओके, और ये जो recent attempts in this direction used a concept known as big data. Sometimes this approach involves capturing data from the web. अभी इसी डायरेक्शन में जो रीसेंट अटैम्प्ट्स हुए उन्होंने बिग डेटा वाले कॉन्सेप्ट को यूज़ किया और ये जो अप्रोच है ये वेब से डेटा कैप्चर करने में बहुत हेल्प लेता है। ओके, सो द डेवलपमेंट ऑफ टेक्निक्स लाइक न्यूरल नेटवर्क्स एंड जेनेटिक एल्गोरिदम्स फॉर डेवलपिंग मशीन लर्निंग। अब न्यू टेक्निक्स लाइक न्यूरल नेटवर्क्स इनके डेवलपमेंट में और जेनेटिक एल्गोरिदम्स में तो मशीन लर्निंग को डेवलप करने में ये हेल्प कर रहा है। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ AI करियर्स। अब आप AI में अपना करियर्स कौन कौन से बना सकते हैं? ओके, सो ये मेनली 2 टाइप्स में डिवाइडेड है: जॉब रिक्वायरिंग एडवांस ट्रेनिंग एंड एजुकेशन और जॉब इन विच एंट्री रिक्वायरमेंट्स आर कंपेरेटिवली लो।
अब जो ऊपर वाला है जिसमें एडवांस ट्रेनिंग और एजुकेशन की ज़रूरत होती है, तो ये रिलेटेड टू रिसर्च, डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट के लिए होते हैं, एआई सिस्टम्स के लिए। और जो लो रिक्वायरमेंट्स और एंट्री रिक्वायरमेंट्स रहती है, तो ये रिलेटेड टू ऑपरेशन ऑफ एआई सिस्टम्स पे बेस्ड रहता है। ओके, अब जैसे केयर रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट में कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे सॉफ्टवेयर एनालिस्ट है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स है, कंप्यूटर साइंटिस्ट है, कंप्यूटर इंजीनियर्स है, एल्गोरिथम स्पेशलिस्ट है, डेटा साइंटिस्ट है, रिसर्च साइंटिस्ट है, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स है, बिजनेस इंटेलिजेंट डेवलपर्स है। तो इन सब में हमें बहुत अच्छी एजुकेशन सिस्टम चाहिए, ओके, और एडवांस ट्रेनिंग चाहिए। फिर नेक्स्ट है फील्ड्स जिसमें कंपैरेटिवली लो रिक्वायरमेंट्स रहती है, जैसे इंजीनियर्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा, मेडिकल प्रोफेशनल्स, डिफेंस फोर्स स्पेशलिस्ट, ग्राफिक डिज़ाइनर्स, आर्किटेक्ट्स, म्यूजिशियंस, एंटरटेनमेंट स्पेशलिस्ट एक्सेट्रा। ओके, अब किस टाइप की स्किल्स हमें चाहिए अगर किसी को एआई रिलेटेड करियर बनाना है। फर्स्ट इज़ मशीन लर्निंग इंजीनियर। ये वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड एआई रिलेटेड करियर है और ये मेनली डेवलपिंग और मैनेजिंग एआई मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, सबसे पहले हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग अलग समझने आनी चाहिए। सेकेंड, हमें किस तरह से रिसर्च को अप्लाई करना है और डेटा साइंस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल स्किल्स होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ डेटा साइंटिस्ट, इंडिविजुअल्स हु लव टू प्ले विद डेटा, जिन्हें डेटा से, एक गिवन डेटा है उससे और अच्छी तरह से, मतलब प्लेइंग विद डेटा, रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, ड्राइंग इंटरप्रिटेशन फ्रॉम ह्यूज डेटा सेट्स ऑफ बिग डेटा। अब आपको डेटा दिया हुआ है, अब उसे कलेक्ट करना, उसमें से एनालाइजिंग करना, उसको अलग अलग तरह में जैसे ग्राफ्स में कन्वर्ट करना, तो प्लेइंग विद डेटा ऐसे बोलेंगे। ओके, तो इसमें क्या क्या चाहिए, नॉलेज ऑफ बिग डेटा प्लेटफॉर्म्स लाइक हीवा, हडूप, मैप रिड्यूस एक्सेट्रा, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग एंड प्रोग्रामिंग लाइक्स पर्ल एंड पाइथन। ओके, स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब हमें एनालाइज करना आना चाहिए और कम्युनिकेशन प्रेजेंट करना आना चाहिए अपनी स्किल्स को। ओके, नेक्स्ट इज बिजनेस इंटेलिजेंट डेवलपर, सबसेट ऑफ, मतलब ये डेटा साइंस का सबसेट है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एनालाइजिंग डेटा टू आइडेंटिफाई बिजनेस एंड मार्केट ट्रेंड्स। आपको डेटा दे दिया गया और उसमें से किस तरह का ट्रेंड अभी चल रहा है बिजनेस और मार्केट में, वो एनालाइज करके बताना है आपको। ओके, जॉब इसमें डिज़ाइनिंग, मॉडलिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग और डेटा सेट्स को मेंटेन करना आना चाहिए। अब क्या क्या रिक्वायर्ड है स्किल सेट, स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एंड एनालिटिकल स्किल्स चाहिए, बैकग्राउंड इन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस या फिर उससे रिलेटेड कोई फील्ड का बैकग्राउंड होना चाहिए, आपने 11th-12th में या कुछ पीजी वगैरह करना चाहिए उसमें। नेक्स्ट, एक्सपीरियंस ऑफ बिजनेस एंड मार्केट्स, मतलब आपको ये पता होना चाहिए बिजनेस में क्या चल रहा है, मार्केट्स में क्या चल रहा है, उसके बारे में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ एआई रिसर्च साइंटिस्ट, these scientists conduct research in the field of AI, they add to the knowledge of AI, मतलब जो हम पढ़ रहे हैं ये किन लोगों ने करा है, एआई रिसर्च साइंटिस्ट ने हमें ये डेटा प्रोवाइड करा है ताकि हम पढ़ सकें, तो आगे का पढ़ने का और चेंज होना चाहिए। तो इस तरह से एआई की फील्ड में जो रिसर्चेस होती है वो ये लोग करते हैं। अब इसमें मास्टर या डॉक्टरेट की डिग्री चाहिए कंप्यूटर साइंस या उससे रिलेटेड किसी फील्ड में, और अप्लाइड मैथ्स में स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड चाहिए, मतलब 11th-12th में या ग्रेजुएशन में किसी ना किसी में मैथ्स अच्छा स्ट्रॉन्ग वाला होना चाहिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।